ऐसा मालूम होता है कि सदर ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू, ये बदी का महवर, ये एक्सिस ऑफ इविल बन गए हैं। उनकी मुसल्लत करदा जो जंग है ईरान पर, उसने इस जंग ने जो है पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है और इस वक़्त जो है मुख्तलिफ ममालिक में तवानाई का बहरान पैदा हो गया है और इक़्तिसादियात भी जो है बुरी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ख़ुसूसी मेहमान हैं जनाब कमर आगा साहब, जो तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप सब लोग उन्हें देखते हैं नेशनल चैनल पर, उस पर जो है बहुत नज़र आते हैं। ये बहुत ही मुमताज़ डिस्टिंग्विश जो है तज़किया निगार हैं और मग़रिबी एशिया का फ्रीक्वेंट दौरा करते रहते हैं, वहाँ की नब्ज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं जनाब कमर आगा साहब का इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। जी आदाब। हाँ, कमर आगा साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ जो है, जो टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू हुई है ईरान के सदर मसूद पेशकान साहब और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साहब के दरमियान, उस हवाले से शुरू करना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो है ट्वीट किया मोदी साहब की तरफ से 3-4 जुमलों का ट्वीट आया है, लेकिन ईरान की तरफ से बहुत ही तवील ट्वीट आया उसके बारे में, उस तफ़सीलात के बारे में। तो आप इन दोनों की जो गुफ्तगू हुई है, उसको किस तरह से एनालाइज़ करेंगे? क्या उससे निकल कर आता है? देखिए, बेसिकली भारत जो है वो इस समय अरब देशों के साथ अपने को अलाइन कर रहा है। अरबों में भी ख़ास तौर से यूएई के साथ उसने अपने को जोड़ा है, जहाँ से उसके पास इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं, जहाँ पे बड़ी तादाद में इंडियन वहाँ पे काम करते हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि वहाँ के ऊपर हमारे रिमिटेंसेस यानी वो जो लोग काम करते हैं वो आता है। फिर हमारा $150 बिलियन का ट्रेड है उनके साथ। तो मुझे लगता है कि ये प्योर इकोनॉमिक कैलकुलेशंस हैं उनके, और उसके साथ और ये एक एक्सिस भारत बना रहा है जो इंडिया, यूएई और इजराइल और फिर उसके बाद यूरोप की तरफ, ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो इनका है वो भी इसी तरह से है कि इंडिया, यूएई और फिर उसके बाद इजराइल हैफा पोर्ट और उसके बाद वहां से यूरोप जाना। तो इनका जो है वो इस तरह से है। लेकिन ये है कि पिछले कुछ दिनों से इंडिया में इस बात की पे गौर किया जा रहा है और खबरें भी आ रही हैं कि भाई ईरान को छोड़ा नहीं जा सकता। वो हमारा गेटवे है सेंट्रल एशिया का, बहुत सिविलाइजेशनल टाइज हैं उसके साथ, तहजीबी लिंक है एक बहुत पुराना, हजारों साल का। और फिर दूसरी बात ये कि हमारी 3 ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो गियर्ड हैं ईरानियन ऑयल को लेके। ईरान करीब में भी बहुत है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी कम होता है वहाँ से जो तेल आता है जी। और इस तरह की बातें अब हो रही हैं। दूसरी बात ये भी है कि एक काफ़ी खबर गर्म है यूरोप और अमेरिका में कि इंडिया को लेके, खासतौर से मोदी जी को लेके, कि वो ईरान से बातचीत का दौर शुरू करें ताकि अमेरिका ईरान से किसी सूरत से कुछ मसले हल हो सकें। आइडेंटिफाई यूरोप के और अमेरिका के बहुत से लोगों ने किया है कि ये काम प्राइम मिनिस्टर मोदी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि उनके इजराइल और अमेरिका और ईरान से अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन ये है कि क्या ईरान इस बात पे राजी होगा, ये सारी चीज़ें अभी गौरतलब है, वक्त बताएगा। इसलिए फिलहाल ईरान बातचीत के मूड में नजर नहीं आता। लेकिन आप जानते हैं जो जी 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 क्या ईरान की हमेशा से प्रेफरेंस जो है वो ओमान रही है। हालांकि पिछली दफ़े अमेरिकन ने बहुत कोशिश की थी कि टर्की में ही से भी वहाँ पे बातचीत की जाए, वहाँ पे बातचीत हो, या वो लोग रजब तैयब अर्दोगान जो वहाँ के प्रेसिडेंट है इनको इन्वॉल्व किया जाए, मगर ईरान ने इनकार कर दिया था। तो अभी वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उसके 48 घंटे पे ईरान पर हमला होता है,
फिर वहाँ के सुप्रीम लीडर और तकरीबन बड़े-बड़े कमांडर्स को बैवक्त हमले में हलाक कर दिया जाता है। इंडिया की तरफ से कोई कंडेमनेशन नहीं आता है, ऊफ तक नहीं निकलता है। तो इस सूरत में भारत की जो पोज़ीशन है आपके ख़्याल से, ये जो कहा जा रहा है स्ट्रैटेजिक साइलेंस जो है, जबकि अपोज़िशन कह रही है कि ये स्ट्रैटेजिक सरेंडर है। इसको किस तरह से आप ये करेंगे? ट्रस्ट डेफिसिट के हवाले से? भाई ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं। पहली बात तो ये कि मेरा मानना ये है कि भारत को कंडेम करना चाहिए था सुप्रीम लीडर की जो शहादत को। और वो एक बड़े लीडर थे और उनकी लोग सब असेसमेंट ये था पूरी दुनिया में, अमेरिका का भी और यूरोप में भी यही असेसमेंट था और मीडिया भी, वेस्टर्न मीडिया में भी यही था कि ये जंग जो है कुल 8-10 दिन से ज़्यादा चल नहीं पाएगी और मिनिमम 4 दिन और फिर 8 दिन रिजीम बदल जाएगी। लेकिन ये हुआ कि उनकी मौत के बाद तो और यूनिटी आ गई। और ईरान में हम इस वक्त देखते हैं जितनी यूनाइटेड होके जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, ये एक काबिल तारीफ बात है। दूसरी बात ये भी है कि ईरान के अंदर नेशनलिज्म बहुत है और वो नेशनलिज्म जो है वो जब भी कोई अटैक करता है तो सब मिल जाते हैं। सद्दाम हुसैन ने जब सन 80 में अटैक किया था, 8 साल तक जंग चली थी, उस वक्त ईरान के पास वेपन भी नहीं थे। वेपन तो थे मगर आर्मी नहीं थी, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक बनने के फौरन ही बाद इमाम खमैनी ने ईरान की जो फौज थी उसको डिसॉल्व कर दिया था। उनको इस बात का डर था, बल्कि सभी को था कि अगर ये फौज रहेगी तो दोबारा कू करके आ जाएगी, जैसे 1953 में मुसद्दिक को हटा के आ गए थे। तो इसलिए उनके पास फौज भी नहीं थी, मगर सब मिले, लड़ाई लड़ी और बाद में सद्दाम हुसैन की फौज को वहां से, ईरान से को छोड़ना पड़ा। मेरे कहने का मतलब ये है कि वैसे ही बिल्कुल इस वक्त भी वहाँ पे ईरान में हालात है, एक यूनिटी बनी हुई है। और दूसरी बात ये कि वो लोग भी इस समय इस वक्त मिल गए हैं, जुड़ गए हैं जो इस हुकूमत के खिलाफ थे। हर कोई तो साथ होता नहीं, पूरे दुनिया में किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता। लेकिन उनका भी कहना यह है कि पहले मुल्क बाद में रिजीम से तो निपटा जा सकता है। और जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए हैं उसके अंदर वो चेहरे भी नजर आ रहे थे। मैंने खुद देखा बहुत से ऐसे अपोजिशन के या मॉडरेट या लिबरल इस्लामिक जो थे, कुछ क्रिटिकल थे, लेकिन वो सब वहां पे उस डिमॉन्स्ट्रेशन में मौजूद थे। तो अब जो है जंग चौथे हफ्ते में तकरीबन हो चुकी है, चौथा हफ्ता भी खत्म होने आ रहा है। इसके आसार, खत्म होने के कोई आसार नजर आते, इसके क्या नतीजा हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, जितनी लंबी जंग चलेगी उतना नुकसान होगा सभी का, हर देश का। दूसरी बात यह कि ईरान की जो कैलकुलेशन है, उन्हीं ने शुरू से 2 चीज कही थी। एक तो ये कहा था कि अगर हमारे पर अटैक होगा तो ये जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी, और दूसरी उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर जंग होती है तो हम तेल की सप्लाई को डिस्टर्ब करेंगे। उसमें ये दोनों ऑब्जेक्टिव पे वो काम कर रहे हैं। जब उनके ऊपर अटैक होता है, अगर तो वो अमेरिकन बेसिस के ऊपर उस खित्ते में जितने भी हैं अमेरिकन इंटरेस्ट, यानी अमेरिकन तेल, गैस और दूसरे जो इंटरेस्ट हैं अमेरिका के, उन सबको वो लगातार उस पूरे खित्ते में निशाना बना रहे हैं। और जिस तरह के हालात दुबई और में हो गए, मुझे लगता है कि सालों लगेगा दुबई को दोबारा से रिकवर करने का। क्या वो रिकवर कर पाएंगे? हो सकता है कि रिकवर ही उनके लिए करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी अपने नई सिटीज बना रहा है, नई बातें करने जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट वहां जा सकता है। इन्वेस्टमेंट तो रुकेगा नहीं। एंड देखना यह है कि क्या होगा। लेकिन यह है कि तेल की सप्लाई काफी हद तक डिस्टर्ब्ड है। गल्फ ऑफ हॉर्मुज अगर खोल भी जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर खोल भी दिया जाए, तो भी तेल की कीमतें बढ़ी रहेंगी, क्योंकि गैस और तेल के जो ठिकानों पे अटैक हुआ है
उसको रिपेयर और करने के लिए कम से कम साल से 2 साल, और कुछ लोगों का कहना ये है कि और ज्यादा भी लग सकता है। जी बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया है सबका, और उसका भरपाई भी एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। इस वक्त अरब देशों के पास कैश की भी कमी है, क्योंकि अभी कुछ ही वक्त पहले जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने दौरा किया था मिडिल ईस्ट का, तो सब देशों ने उन्हीं ने डिमांड की थी कि $1-1 ट्रिलियन उनको सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर दे। एक क्या उससे कहीं ज्यादा दे दिया। ट्रंप साहब का कहना ये है कि वो 5 ट्रिलियन लेके आए हैं वहां से, और कतर ने एक जहाज भी उनको 747 बढ़ा दिया साथ में, कि हुजूर ये भी आप लेते जाइए। तो इस तरह से मतलब इन लोगों के पास कैश क्रंच भी है, और तेल की सप्लाई बंद हो जाने से इन लोगों के जो बजट है, इसलिए कि 90%, 80%, 90% इस तरह से सऊदी अरेबिया में थोड़ा कम है। अभी भी डिपेंडेंसी है तेल के ऊपर इन मुल्कों की, जी और वो बंद होता है तो इनके बजट जो है, एनुअल एक्सपेंडिचर, उस पर असर पड़ेगा, और कैश इनके पास कमी नजर आ रही है। इनको अब जो सॉवरेन फंड्स है वहीं से मुझे लगता है कि पैसा लाना पड़ेगा, और कब तक सॉवरेन फंड से चलाएंगे। अगर आरामको पे अटैक हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। जो ईरान बार बार कह रहा है कि अगर हमारे पास जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, हमारे ईरान की पॉलिसी ये है कि अगर उसके आप ऑयल एंड गैस पे अटैक करते हैं तो वो इनके ऑयल एंड गैस पे करता है, इजराइल के ऑयल एंड गैस पे करता है। फिर उसके अलावा उसके आप पानी के जो सोर्सेज हैं उन पे डिसैलिनेशन प्लांट्स पे करते हैं तो वो इजराइल के डिसैलिनेशन प्लांट पे भी करेगा। वो उनके ये जहाँ पे ये करेंगे वहां पे उसके जवाब में वो वैसे ही उसी प्रोपोर्शन में इनके यहाँ इजराइल में भी अटैक कर रहा है। अमेरिकन बेसिस एक तो सभी मुल्कों में थे जितने भी ये जो है 11-12 अड्डे थे। जी, खलीज फारिस के तो सभी देशों में थे। फिर उसके अलावा जॉर्डन और में भी हैं, इजराइल में भी आज खबर आ रही है वहां पे भी अटैक किया है अमेरिकन, कोई उनका बेस है वहां पे एक। तो इस तरह से उन्हीं ने, और सी के अंदर भी वो कोशिश कर रहे हैं अटैक करने की। और ये बेसिस जितने भी थे अरब गवर्नमेंटों ने बनाए थे उनके लिए कि अमेरिका उनको प्रोटेक्ट करेगा, इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत एस्टिमेट नहीं है इस वक्त किसी के पास, लेकिन 1000 बिलियन कहीं ज्यादा के जो इसमें इक्विपमेंट्स लगे थे, राडार्स लगे हुए थे, 40,000 फोर्सेस थी वहां के ऊपर मौजूद। इसने एक नया मैं समझता हूँ कि एक नया मसला खड़ा कर दिया। अभी तक सारे अरब देश जितने भी हैं, ये सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, ये सब लोगों ने अपनी सिक्योरिटी जो है अमेरिका के हवाले कर रखी थी, उनको दे रखी थी, सबलेट कर रखी थी। और इनका एक एग्रीमेंट है ऑयल फॉर सिक्योरिटी, यानी ये सस्ता तेल देंगे और उसके बदले में अमेरिका इनको सिक्योरिटी देगा। उसी के तहत ये बेसिस बने थे, उसी के तहत ये फोर्सेस आई थी। इन सब का खर्चा भी हम सभी देश उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अब अरब देश में ये डिबेट हो रहा है कि भाई जब वक्त आया तो ये अमेरिकन जितने थे फोर्सेस, कम्बैट फोर्सेस, वो तो विड्रॉ कर गए जंग शुरू होते ही। जी वो वहां से निकल के जो अब्राहम लिंकन इनका बड़ा जहाज है पानी का, उसके अंदर पहुंचा दिए गए वो लोग। बहुत बड़ा लेने, वहां रहने ठहरने का सारी हर चीज का इंतजाम रहता है, तो वो वहां भेज दिए गए। अरबों को ये लग रहा है कि हम करें तो क्या करें। अब उनका एक नया प्लान आया है, वो ये कह रहे हैं कि हमको वो बनाना चाहिए नेटो की तरह अपना। लेकिन नेटो नहीं बन सकती अरब देश में, एक तो सबकी लड़ाई है। सऊदी अरेबिया की यूएई से नहीं बनती, यूएई के साथ बहुत ज्यादा टेंशन हो गया है। अगर ये जंग ना होती तो डर लग रहा था कि कहीं सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में न हो जाए, क्योंकि जो हदरमूत में उन्हीं ने किया, यमन के अंदर जिस तरीके से तेल पे कब्जा किया, साउथ यमन पे अपना कब्जा कर लिया यूएई ने, और
फिर उसके अलावा ये भी था कि यूएई और सऊदी अरेबिया की कतर के साथ नहीं बनती। इस तरह इन लोग के आपस में बहुत टेंशन है। जी दूसरी बात ये भी है कि इनके पास लोग नहीं है, पॉपुलेशन इतनी कम है। कतर, बहरीन, यूएई और कुवैत, इन सब में बहुत कम पॉपुलेशन है। जो जी बड़ी पॉपुलेशन है वो है सऊदी सऊदी अरब। अरेबिया की। सऊदी अरेबिया मिलिट्री बनाने पे नहीं तैयार शुरू से ही। उनका कहना यह है कि अगर हम मिलिट्री से फौज बनाएंगे तो वो वैसे ही हो जाएगा जैसे इजिप्ट में हुआ, इराक में हुआ, सीरिया में हुआ, अल्जीरिया में हुआ, लीबिया में हुआ और बहुत सी जी जगहों पे अरब देशों में, कि जी फौज खुद इनको हटा के अब ताकत कब्जा जी कर लेगी सत्ता पे। तो इसलिए इन्हीं जी ने फौज नहीं बनाया, एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट कोई, देखिए, दूसरा मुल्क किसी के लिए नहीं लड़ता। अब पाकिस्तान से किया है, क्या पाकिस्तानी फौज आके लड़ेगी ईरान से या जो भी होगा फ्यूचर में थ्रेट होगा उससे? कोई नहीं लड़ता। एयर बॉम्बिंग जरूर कर देंगे जैसे यमन में हो रहा था कि लगातार सारे इस्लामिक कोalition जो बनाया था सऊदी और यूएई ने मिलके, उसने यमन को बर्बाद तो कर दिया मगर यमन पे कब्जा कहाँ कर पाए। जी उसके लिए फौज चाहिए थी जो अंदर जाती। अमेरिका ईरान को बर्बाद कर रहा है लेकिन रिजीम नहीं चेंज कर पा रहा क्योंकि उसके लिए फौज की जरूरत है जी अंदर जाने के लिए। इराक में रिजीम चेंज सद्दाम हुसैन की हुई थी क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस भी अंदर आ गए थे। ईरान के अंदर वो डर रहे हैं फोर्सेस ले जाते। तो कोई मुल्क लड़ता नहीं है दूसरे मुल्क के मुल्क के लिए। लिए। उसके लिए हाँ, उसके लिए नेशनलिज्म की जरूरत होती है, एक जज्बे की जरूरत होती है। वो काहे लड़ेगा? पैसे के लिए थोड़ी लड़ते हैं, सही मर्सिनरीज थोड़ी ना है ये लोग। सही आर्मी सही। पर पाकिस्तान की आर्मी इन्हीं ने बुलाई थी, इसलिए पाकिस्तान से एग्रीमेंट किया था कि इंटरनल प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया में अगर होगी तो पाकिस्तान उसको मदद करेगा डील करने में। एक्सटर्नल के लिए उन्हीं ने रखा था अमेरिका को, यानी जो ईरान से थ्रेट अगर कभी जी आता है या जहां से भी आता है। जी अब अरब जनता जो है, जब भी कहीं किसी अमेरिकन बेस पे ईरानी अटैक करते हैं तो अरब कंट्रीज की इन सभी देशों के लोग जो हैं वो खुशियां मनाते हैं। जी वो देखते हैं कि गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में बहुत डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर से जी गाजा को लेके जो शुरू हुआ था वो जी बढ़ गया और ईरान की वॉर ने इस बार ने और उसको बढ़ा दिया है। तो एक नया बड़ी बड़ी क्राइसिस में है मिडिल ईस्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, तीनों तरीके से मुझको लगता है आने वाले वक्त में एक प्रॉब्लम खड़ी होती चली जा रही। अच्छा। सऊदी अरेबिया में जी 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 बोलिए बोलिए, सऊदी अरब कुछ कहना चाह रहे थे आप? सऊदी सऊदी अरेबिया में पहले हाउस ऑफ सऊद था, जी उनके सारे भाई और भतीजे और एक पूरा खानदान था। खानदान था। 100-150, जी, पूरा 100-150 लोग उसमें होते थे। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होता था सब मिल के तय करते थे और एक बार तय हो जाती थी कोई भी बात उस पर सब अमल करते थे। अब यह है कि सऊदी अरेबिया सिर्फ एक आदमी पे डिपेंडेंट है, जी मोहम्मद बिन सलमान। जी क्राउन अगर प्रिंस। जी, अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ होता है तो सऊदी अरेबिया की वही हालत हो जाएगी जो दूसरे जो अरब मुल्क है। अरब, बहुत से शियो अरब हाँ। देशों में हुई। इराक में खास तौर से कि सद्दाम हुसैन को हटाया तो सारा मुल्क कोलैप्स हो गया। जी और ये भी प्रॉब्लम होती है, अगर एक आदमी एक डिक्टेटर के पास मुल्क होता है और वो हट जाता है तो फिर तो जी जो इंस्टीट्यूशंस है नहीं, बहुत कमजोर होते हैं जी ऑटोक्रेटिक रिजीम्स में। तो फिर तो जो होती है, हमने देखा है कि सिविल वॉर लाइक सिचुएशन, लूट मार, मतलब कंट्रोल से बाहर होने लगती है जी जी सिचुएशन, सही जैसे इराक में हुआ सही। या लीबिया लीबिया में है आप विस्तार। देख लीजिए। जी जी बहुत से मुल्क हैं, सीरिया में देख लीजिए क्या जी हुआ। जी सीरिया अभी भी कितने मुल्कों में बटा हुआ है। जी बशर अल असद एक आदमी थे, उनको हटाया चला गया, आर्मी भी खत्म हो गई। जी। अच्छा, ये जो है इसराइल की तरफ से बड़ी कोशिश हो रही है कि उकसाया जाए अरब मुल्कों को ईरान के खिलाफ, लेकिन अभी तक किसी भी अरब मुल्क ने जो है, सऊदी अरब हो ये हो, सिर्फ वो जो है 4 डिप्लोमेट्स को जो है निकाल दिया है ईरान के, सऊदी अरब ने, लेकिन काउंटर अटैक नहीं किया है। तो इसको क्या कहते हैं आप? ये जो है बहुत ही ऐसा लगता है कि दानिशमंदाना कदम है आपके ख्याल से अरब मुल्कों का ये? अरब मुल्क नहीं चाहेंगे, वो लड़ने की पोजीशन में नहीं, आर्मी है नहीं, मिसाइल्स वगैरह का इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं है उनको। वो अभी भी उनका प्रेशर अमेरिका पे है कि आप जंग बंद करिए। इन लोग, मतलब वो अगर अटैक करेंगे तो
ईरान उनसे ज्यादा रिटेलिएट करेगा, उनका और डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अभी तक ईरान सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छू रहा है, फिर बाद में वो भी उस पे भी अटैक होने लगेंगे। कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आया है वो तो जाना शुरू हो गया, काफी हद तक चला भी गया है, यूएई से और दूसरे मुल्कों से भी जा रहा है, ये तो नहीं आने का वापस। और अगर अटैक हो गया तो फिर रही सही एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आराम को जो बचा हुआ है अभी तक, और दूसरे बड़े जो इनके इंडस्ट्रियल बेसिस वगैरह है वो बचेंगे नहीं। ईरान से लड़ने की कैपेसिटी इन लोग की है नहीं। और दूसरी बात ये कि आम जनता भी नहीं चाहती कि ईरान से लड़ाई हो। ईरान की पोजीशन अरब वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है, इस्लामिक आवाम में बहुत हो गई है, खासतौर से गाजा को सपोर्ट करके उन्हीं ने फिलिस्तीन में, खासतौर से फिलिस्तीन में अल-अक्सा मॉस्क को लेके जो उनके बयानात तो जिस तरीके से उनका की डीलिंग है, ये सारे अरब देशों ने फिलिस्तीन को तो अबंडन कर दिया था, बिल्कुल छोड़ ही दिया था, कोई मसला ही नहीं रखा था उनके साथ। इजराइल से दोस्तियां कर रहे थे सब एक के बाद एक। आम जनता को ये बात पसंद नहीं थी क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं, इसलिए हमें ज्यादा पता नहीं चलता। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जी हाँ, जो खबरें आ रही हैं उससे तो लगता है कि रिजेंटमेंट है, खासतौर से सऊदी अरेबिया के अंदर रिजेंटमेंट ज्यादा है। यूएई वगैरह तो छोटे मुल्क है, वहां पे 3 किस्म के रिस्पॉन्स हैं, बल्कि 2 किस्म के। एक जनता जो है वो बहुत खुश हो रही है, एक जो स्टेट से जुड़ी हुई है उसको फिक्र है क्योंकि वो उसके फायदे हो रहे हैं, बिजनेसेस हैं, उसके मिडिल क्लास है, गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हैं, जॉब्स हैं, पैसा है, गाड़ी है, दौलत है उसके पास, वो तो ईरान के खिलाफ है। मगर आम जनता जो है वो इनके साथ नहीं है। सऊदी अरेबिया से भी वो खुश नहीं है। वो उनका मानना ये है कि गाजा में इन्हीं ने कोई जिस तरह का रोल करना चाहिए था अरब देशों ने वो नहीं किया। फिर अरब देश में भी नेशनलिज्म बढ़ रही है, इस्लामिक ताकतें का डिक्लाइन हो रहा है। किसी इसलिए कि हुआ ये कि जितने भी इस्लामिक ग्रुप्स थे, चाहे अलकायदा हो या तालिबान हो या आईएसएस हो या जितने भी ग्रुप्स हैं, जो भी वहाबी ग्रुप्स हो, ये किस एक लफ्ज भी गाजा के जेनोसाइड पे नहीं बोले हैं। एक लफ्ज किसी ने, एक आदमी भी इनका नहीं गया लड़ने के लिए या कुछ किया होता। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये थे क्या? इन्होंने तो सिर्फ इस्लामिक देशों को बर्बाद किया है, सीरिया को बर्बाद किया, इराक को बर्बाद किया, अब लीबिया के अंदर, यमन में लड़ाई, ये सब, सोमालिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप तो जानते हैं यमन के अंदर किस तरीके से बैठे हैं, तो ये कर क्या रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा डिबेट हो रहा है। यूनिटी की बात अंडर कवर जो है कि अरब में नेशनलिज्म बढ़ती है तो वो यूनिटी की तरफ, अरब यूनिटी की तरफ जाते हैं। ये बहुत सी चीजें हैं। फिर दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका के खिलाफ बहुत ज्यादा सेंटिमेंट है अरब देशों में, और मतलब एक बहुत से लोगों में तो नफरत में बदल गया है, जो मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन ये हालात इस तरह के हैं, उसमें है, उसके अंदर एक बड़ा मुझे बदलाव की तरफ अरब बढ़ता हुआ नजर आता है। बदलाव तो आएगा नहीं, लेकिन ये जरूर हो जाएगा कि उसकी चपेट में अगर आ गए तो झगड़े शुरू हो जाएंगे आपस में। अब क्या ये होगा सवाल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी, बहरहाल जी, जी। अब ये सवाल पैदा होता है कि ईरान ने जो जिस तरह से इसराइल की जो एटॉमिक जो इलाका था, शहर था, वहां पर हमला किया, अर्द में हमला हुआ, उसके बाद जो है इसराइल ने बहुत ही अंधाधुंध बमबारी की तेहरान पर कल रात जो है। तो अब इसको ये जो ऐसा लग रहा है कि जंग बहुत ही जो है हौलनाकियों की तरफ बढ़ते चली जा रही है। जी हाँ, अब ईरान का ये है कि टिट फॉर टैट, इन लोगों ने नतांस जो इनका न्यूक्लियर प्लांट है जहाँ पे, वहां पे अटैक किया, उसने दमोना पे करके दिखा दिया कि दमोना का जो इजराइल का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, जहाँ पे इजराइल का कहना ये था कि यहाँ तो चिड़िया तक नहीं आ सकती, इतना सिक्योर उन्हीं ने किया था। 4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वहां पे लगे हुए थे, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3, फिर उसके बाद पैट्रियट अमेरिकन ने थर्ड लगा दिया था। फिर मेडिटेरेनियन सी में अमेरिकन के शिप्स हैं, वो ईरानी मिसाइल्स को गिराते हैं जब ईरान अटैक करता है, उसके बाद भी ये अटैक हुआ। तो
ये तो टिट फॉर टैट है। ये अगर उनके पावर प्लांट पे करेंगे तो वो उनके पावर प्लांट, ये इनके न्यूक्लियर प्लांट पे, इजराइल जो करेगा उसका बदला वो उसी तरह से वो लेते हैं। अब देखना ये है, मैं समझता हूँ कि यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट है काफ़ी कि क्या यूरोप जो है और यूरोप की भी इकोनॉमी बहुत वीक है पहले से, अमेरिका की भी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग नहीं है, और जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तेल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, और यूरोप और अमेरिका बहुत ज़्यादा तेल पे डिपेंडेंट है। जी हाँ, डिपेंडेंट है, इसलिए कि उनके यहाँ कोयला, कोल और दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उनका इस्तेमाल नहीं करते, गैस ज़्यादातर होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी कीमत बढ़ती है तो सारी चीज़ों की बढ़ती है। फिर अमेरिका ने पहले टैरिफ लगा दिए थे, उससे बहुत कीमतें बढ़ गई। वो सोच रहे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ बढ़ जाएगा, कीमतें बढ़ेंगी तो लोग अमेरिकन प्रोडक्ट बनाएंगे, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से वापस आ जाएगी। वो तो सब कुछ हुआ नहीं, कीमतें बढ़ गई। अब फिर दूसरी तरफ ये भी है कि अब ये वॉर के बाद से जो और ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है, लोगों के पास जॉब तो है लेकिन कोई 3 महीना काम करता है, फिर 2 महीना बैठ जाता है, फिर 6 महीने काम मिलता है। इस तरह की हालात है। जो पहले जिस तरीके से मिडिल क्लास अमेरिका की सोसाइटी होती थी, सब मिनिमम $5,000-6,000 पर मंथ कमाते थे, शान से रहते थे वर्कर्स, वो अब नहीं रहा अमेरिका में। जैसे कि सारी मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, वियतनाम, इन सब जगहों पे अमेरिका ने, और भी बहुत से देश हैं जहाँ शिफ्ट कर दी, मेक्सिको, इन सब जगहों पे शिफ्ट कर दी जहाँ सस्ता लेबर था। अब वो वापस लाना आसान काम नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि आज। पहले एक चीज जो थी वो एक ही फैक्ट्री के अंदर एक पूरी कार बन के निकलती थी, अब एक कार जो है वो कम से कम 5-10 मुल्कों में बनती है, जहाँ जो पार्ट सस्ता होता है वहां बनता है, असेंबली कहीं और होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन लाइन ही का जो सिस्टम था वो बदल गया है पूरा, और ट्रम्प की जो टैरिफ पॉलिसी भी फेल हो गई है। फिर उसके अब वो कम कर रहे हैं टैरिफ, उससे भी अब एक बार बदल जाता है कोई चीज तो उसको दोबारा ट्रैक पे लाने में बहुत वक्त लगता है। वो उस दौर से वो गुजर रहे हैं। जी, अब मैं मुख्तसर वक्त रह गया है, मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि यूक्रेन की जंग थी, उससे जो है आलमी जो मईशत है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो ज़्यादा मुतासिर नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। लेकिन उसके बावजूद बज़ाहिर ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि खुलकर डिप्लोमेसी हो रही है कि जंग को रुकवाने के सिलसिले में, या पसे पर्दा बैक चैनल, बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है जंग को बंद करवाने के सिलसिले में। देखिए, अगर इजराइल का बहुत नुकसान होगा तो बैकडोर डिप्लोमेसी, उन्हीं ने जरूर एक रेड लाइन लगाई होगी। जी, वो एक रेड लाइन क्या है हम लोग नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, कि उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दो ही चीज बचती, या तो वो न्यूक्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल करें जी, या डिप्लोमेसी में जाए। मुझे लगता नहीं कि न्यूक्लियर ऑप्शन अमेरिका अलाउ करेगा उनको करने को, इसलिए कि फिर तो इजराइल के लिए, हमेशा के लिए इजराइल के लिए एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी कोई इंतहा नहीं। यूरोप अमेरिका को भी सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। पब्लिक ओपिनियन अमेरिका और यूरोप में भी इजराइल के लिए बदलती हुई नजर आती है। जी। मैं समझता हूँ कि ये जो बॉम्बिंग का दौर शुरू हुआ है, ये जो है ये फाइनल ही राउंड होगा, जल्दी ही बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए। कौन करेगा, कहाँ से होगी, ये इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि बातचीत होगी। अब ये देखना है कि ईरान क्या राजी होगा। ईरान तभी राजी होगा कि वो, ईरान की जो लड़ रहा है वो इसलिए लड़ रहा है कि उसके सैंक्शंस उसके ऊपर से हटने चाहिए। इंटरनेशनल बैंकिंग से ईरान को बाहर कर दिया है ताकि वो स्विफ्ट दोबारा से वो यूज़ कर सके, इंटरनेशनल बैंकिंग में जा सके, ट्रेड, उससे फिर ट्रेड हो पाएगा, और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं और यही रिजीम बनी रहती है तो फिर सवाल अमेरिका में होगा, इजराइल में, कि भाई आपने ये जंग क्यों शुरू की,
जंग क्यों थोपी थी, और फिर उसके बाद अगर ऐसा होता भी है तो अमेरिका के लिए वेस्ट एशिया में वापस आना भी एक बड़ी मुश्किल बन जाएगा। मीडिया जो है, हमारा मीडिया है, आप जानते हैं कि उस पर चंद मखसूस तबकात का कंट्रोल है, मोनोपोलाइज मीडिया है ये बिल्कुल, ये कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का नहीं है। वो जंग के हवाले से उसका जो रवैया है, जिस तरह का रवैया है, जो कवरेज आ रहा है, तो आप उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? क्या ये देखिए हिंदुत्व के ज़ेर असर हो रहा है? कई चीजें, एक ये भी फैक्टर है बहुत बड़ा। दूसरा फैक्टर ये है कि हमारा मीडिया जो है वो वेस्टर्न न्यूज एजेंसीज पे डिपेंडेंट है, एपी, एफपी, रॉयटर और भी जितनी भी हैं, उन्हीं से जो खबरें आती हैं उनको वो प्रमोट करते हैं, वही छपती हैं। हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे है नहीं अरब देशों में, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। या ईरान के अंदर नहीं है कोई। दूसरे इस वक्त जो आपने पहली बात कही थी, हिंदू नेशनलिज्म का भी बहुत जी। ज़्यादा असरात नज़र आते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन यह है कि पब्लिक ओपिनियन बहुत तेज़ी से ईरान के फेवर में बदलती हुई नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब, साला से बात करने के लिए। आपने बहुत ही तफसील के साथ रोशनी डाली, इस जंग के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, मुज़मिरात होंगे, उसके बारे में भी बताया, और किस तरह से जो है गल्फ कंट्रीज़ में जो है इख्तलाफात पाए जाते हैं, और वो जंग करने की, यानी जवाबी जंग करने की सकत नहीं रखते हैं, उसका भी आपने बहुत ही मुदल्लल अंदाज में जो है तज्ज़िया करके पेश किया। बहुत शुक्रिया आपका। जी आदाब, शुक्रिया।